आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी दरोगा और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए, जितने भी ये लीगल एग्जाम्स होते हैं, इनके लिए ये लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। हम बेसिक कवर कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे। हम प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं। तो कल तो हमने बात की थी कि अगर कोई एफआईआर, पुलिस वाले एफआईआर ना लिखे तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर झूठी एफआईआर हो जाए, सबसे ज्यादा केसेस ये वाले होते हैं। दुश्मनी में लोग झूठी एफआईआर किसी के खिलाफ लिखा देते हैं। पता नहीं होता है कि किसके इसके रेपरकशंस क्या होंगे, इसके बाद उनको कितना झेलना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसा होता है दुश्मनी में बिना बात के, या कभी झगड़ा हुआ तो झगड़ा एक दो लोगों में ही हुआ, नाम बहुत सारे लोगों का लगा दिया जो उसमें शामिल भी नहीं थे। फॉल्स एफआईआर में, झूठी एफआईआर में क्या करें, हम इस लेक्चर में जानेंगे। देखिए, इंस्टा पे तो मैं आ ही गया हूं, सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हैं, बेटा अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो, वरना तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर दूंगा मैं। मजाक कर रहा हूं। आप लोग तो मेरी जान है यार। अपनी जान के ऊपर कैसे मैं एफआईआर करूंगा। इतना प्यार देते हो, मुझे लगता है कि डायबिटीज ना हो जाए मुझे, इतना प्यार की वजह से। आप जाके फॉलो करो, और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो एफआईआर आपको पता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बहुत हो जाती है, नहीं इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली चीज आपको करनी है, सबसे द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, नीड नॉट टू बी स्कियर्ड, डू नॉट बी अफ्रेड। डरो नहीं, डरना नहीं। गलत नहीं किया है बेटा तो डरना कभी नहीं। सीना तान के खड़े रहो, कॉन्फिडेंटली बोलो। गलत किया है तब अलग बात है, नहीं गलत किया है तो बिल्कुल भी नहीं डरना। सबसे पहले एकदम चिल मारो, क्योंकि बहुत लोग घबरा जाते हैं। ऐसे केसेस आए हैं, एफआईआर ही, अरे यार एफआईआर हो गई, 2-3 दिन टेंशन में कि यार मेरे करियर पे क्या असर पड़ेगा, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। उस पर भी हम लेक्चर बनाएंगे। कल हम देखेंगे कि जो झूठी एफआईआर करता है, मैं बहुत ही आराम से चल रहा हूं दोस्तों, ये पूरा लीगैलिटी सब खत्म कर दूंगा। ये लेक्चर सीरीज खत्म होने के बाद आप एकदम, क्या कहते हैं, एम्पावर्ड हो जाएंगे। तो कल मैं बताऊंगा कि अगर कोई झूठी एफआईआर लिखता है तब आप क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ क्या आप कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद हम बताएंगे कि करियर पे क्या असर पड़ता है। लेकिन बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरिए नहीं, नॉर्मल है यार। कभी ना कभी तो हर कोई, भारत में भाई पुलिस भी ह्यूमन है। अब हम, अब अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, कल को यूपीएसआई की आने ही वाली है, वैसे अब कब नोटिफिकेशन आती हो, तो कल को यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई, आपने एग्जाम दिया, आप ही पुलिस ऑफिसर होंगे जो आप सुन रहे हैं। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। और पुलिस को देखिए, पुलिस को भी ना बहुत एक्सपीरियंस है भैया। पुलिस वाले ना 20-25 साल से, 10-15 साल से उनको यही कर रहे हैं। वो उनको पता रहता है कौन झूठा है कौन, वो एक नजर में देख के बता देते हैं कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, तब फिर इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं किया है तो पुलिस के पास जाओ। देखो, वैसे तो एफआईआर मैंने बताया ना, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, आईपीसी, सीआरपीसी सब मैं बता ही चुका हूं। तो जो संगीन अपराध होते हैं जिसमें 7 साल की ज्यादा की सजा, उसमें एफआईआर होती है। नॉन कॉग्निजेबल में तो आपको गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। नॉन कॉग्निजेबल में तो आप जाइए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, वो पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करके बोल देगी अरे कुछ नहीं, उसमें तो एफआईआर होती भी नहीं। लेकिन अगर संगीन अपराध में एफआईआर होगी, किसी का मर्डर हो गया और आपका नाम आ गया, तब सबसे पहले तो आपको पुलिस के पास जाना है, या किसी संबंधी को, नहीं किसी संबंधी को, आपको नहीं, किसी संबंधी के साथ जाना है। पिताजी, मामा जी, पापा जी, दादाजी, जो भी हैं, कहीं ना कहीं तो होंगे। मान लो कि 13 दिसंबर को मर्डर हुआ और आपका नाम आ गया एफआईआर में, और आप हो नहीं वहां पे, तो कुछ ना कुछ तो आपके पास सबूत होगा ना। कुछ तो होगा कि आप कहीं बाहर हो या घर पे हो। वकील सब बता देते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल ट्रेस करके भी पता लगाया जाता है कि आप थे कहां। तो कुछ तो कॉल रिकॉर्ड्स हो, कोई तो विटनेस होंगे ना कि नहीं भैया ये वहां नहीं था, है कि नहीं। बस वही आपको दे देना है। आपको लग रहा होगा कि अरे यार अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं हो, ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई सबूत होता ही है। ठीक है, घर में होगे तो पड़ोसी वाले तो बताएंगे ना, निकला नहीं, चलो पड़ोसियों ने नहीं देखा। मान लो अगर कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें भी दिखा देंगे। चलो वो भी नहीं तो फोन तो आपके पास रहता है ना, फोन तो ट्रेस हो ही जाएगा। अब आप बोलेंगे सर फोन लेके नहीं गए तब क्या। अरे यार अब इतना खतरनाक सरकमस्टेंसेस हुए, तब फिर क्या बोल सकता है। अगर सारी ही सिचुएशन आपके खिलाफ है तब तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 100% केसेस में ऐसा, 99.9% केसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ जाओ, अपनी बात बताओ। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो आप पुलिस को बता दोगे तो मानी जाएगी, उसमें तो इतना कोई नहीं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी को लेके जाइए, अपनी बात बताइए, बोलिए कि देखिए ऐसा मैंने नहीं किया है, और मैंने एफआईआर नहीं की है, सॉरी मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, तो ये गलत एफआईआर है। ठीक है, क्योंकि देखिए एफआईआर में क्या होता है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में एफआईआर तो बहुत लोगों के खिलाफ होती है।
तो एफआईआर में पुलिस अगर लगता है कि ये इंसान इसमें नहीं है तो उसको हटा भी देती है, उस अक्यूज को हटा देगी। और अगर मान लीजिए उसको लगता है कि ये इंसान नहीं तो ले भी आएगी। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। एफआईआर तो खाली एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अब पुलिस को भी पता है फॉल्स एफआईआर बहुत सारी होती है वैसे। तो ये तो चलिए पुलिस की बात हो गई। दूसरी चीज, आप एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी मतलब पहले से ही पता लग जाए। अगर मान लीजिए सबूत जुटाने में आपको दिक्कत हो रही है थोड़ा टाइम, तो आप बोल दीजिए कोर्ट से कि हमको एंटीसिपेटरी बेल चाहिए, वो दे देंगे आपको। ठीक है, बेल आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस आपके घर आएगी। एफआईआर मान लीजिए किसी ने लॉन्च की, पुलिस आपके घर है आपको उठाने। कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा हूं, संगीन अपराध। वारंट लेके, वारंट पे उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल में तो आप बोलिए वारंट दिखाओ, ऐसे तो वारंट की जरूरत नहीं है। तो पुलिस आपके घर आएगी तो बोल दीजिए कि भैया हमको एंटीसिपेटरी बेल लेने दो, थोड़ा टाइम दो, तो मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। वरना आप एसपी ऑफिस चले जाइए, है ना। और नहीं तो सबसे बढ़िया आप हाई कोर्ट चले जाओ। हाई कोर्ट सबसे बढ़िया है। हाई कोर्ट में किसी की औकात ही नहीं कि कुछ कर दे। मैंने बताया ना कि बेटा झूठी एफआईआर वालों पे भी बहुत भयानक मुकदमा होता है, वो कल बताऊंगा। सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, आप हाई कोर्ट जाइए। आप अगर आपको एफआईआर क्वैश करानी है, फ्राइवोलस एफआईआर, हाई कोर्ट तुरंत क्वैश कर देगा अगर वो झूठी एफआईआर है तो। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है ना। और कब आप जा सकते हैं, कौन से ग्राउंड्स पे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं? सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, ताकि आप अपनी एफआईआर को क्वैश करा सके। तो कब आप जा सकते हैं? अगर मान लीजिए कि एफआईआर जो है मर्डर पे है और आपने वो किया ही नहीं, तो आप जाइए हाई कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर एफआईआर आप पे हुई है लेकिन वो इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं, तब आप जा सकते हैं। 3-4 ग्राउंड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, किस ग्राउंड पे आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। बेसलेस एलिगेशन हैं, तब आप जाइए कि बिना बात के हम पे आरोप लगा रहे हैं, भैया हम तो अपनी नौकरी कर रहे थे, जबरदस्ती हमको फंसा दिया। ठीक है, तब आप जाइए। तो ये 3 ग्राउंड में सब कुछ कवर हो गया कि या तो आप थे ही नहीं वहां पे, ऑफेंस जो हुआ आपने किया ही नहीं, तब आप हाईकोर्ट 482 के तहत आप हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दीजिए, आपकी एफआईआर क्वैश हो जाएगी, है ना। अब स्टेजेस क्या होती हैं जब आप 482 सेक्शन 482 के तहत जाएंगे? तो इसमें देखिए क्या है कि 3 चीजें हैं। मान लीजिए कि एफआईआर दर्ज हो गई, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं, एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद पुलिस बनाती है चार्जशीट। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट। अब अगर चार्जशीट फाइल करने से पहले एफआईआर क्वैश कराना है, कई बार ऐसा होता है आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका एफआईआर में नाम है, तो चार्जशीट में नाम आ गया, तब यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। लेकिन चार्जशीट से पहले अगर आपको एफआईआर दर्ज कराना है। दूसरी बात, चार्जशीट के बाद अगर आपको एफआईआर दर्ज कह रहा हूं मैं, बार बार दर्ज क्यों कह रहा हूं, सॉरी, क्वैश कराना है। तीसरी चीज, सब कुछ होने के बाद ट्रायल में अगर आपको लगा कि यार गलत है, एफआईआर गलत है, तब आपको क्वैश कराना है। तो ये 3 ग्राउंड्स होते हैं, ये 3 स्टेजेस होती हैं। एक एक को समझते हैं। मान लीजिए कि चार्जशीट, अगर मान लीजिए कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, तो यहां पे आप एप्लीकेशन सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी आप हाई कोर्ट में जो है वो दायर करते हैं। तो हाई कोर्ट जो है वो आपकी एफआईआर को क्वैश कर देगा अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कॉज अ ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस टू द विक्टिम। और कोर्ट के पास यह भी पावर है कि उस पुलिस ऑफिसर को भी सजा दे दे या फिर डायरेक्शन दे दे। अगर चार्जशीट फाइल कर दी है तब आपको एफआईआर क्वैश करानी है, तब आप क्या करेंगे? तो अगर ऐसा है, कुछ ग्राउंड्स हैं यहां पे, आप समझ लीजिए। चार्जशीट, मैंने बताया अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है, उसमें आपका नाम है और तब आपने एप्लीकेशन डाल दी, तो थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड्स ये है, सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी के तहत आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई भी एविडेंस ही नहीं है, जो अक्यूज्ड है आप बेगुनाह है, कोई एविडेंस नहीं मिला, तो एफआईआर क्वैश हो जाएगी। रिकॉर्ड नहीं है, इनसफिशिएंसी ऑफ रिकॉर्ड, आपने सारे एविडेंस दे दिए कि देखिए हम तो यहां थे ही नहीं, तो आपके एफआईआर क्वैश हो जाएगी। चार्जशीट के बाद दोस्तों होता है ना कि मतलब फिर ट्रायल शुरू होगा, और अगर एविडेंस ऑफ रिकॉर्ड जो इनएडमिसिबल है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, एविडेंस ही नहीं मिले, तो भी आपकी एफआईआर क्वैश हो जाएगी। ये 2 ग्राउंड हो गए, चार्जशीट से पहले, चार्जशीट के बाद। ट्रायल शुरू हो जाए तब क्या करेंगे? अगर मान लो डिस्चार्ज एप्लीकेशन, देखो
सबसे पहले सेशंस कोर्ट है, लोअर कोर्ट में सुनवाई चलेगी। चार्जशीट से पहले और चार्जशीट के बाद यहां पे आप एप्लीकेशन डालोगे। आपकी दोनों में ही, दोनों बार ही आपकी जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है वो कोर्ट ने रद्द कर दी। फिर आप क्या करोगे? सेशंस कोर्ट में रद्द कर दी, फिर आप क्या करोगे? तब दोस्तों सेक्शन 232 के तहत ऑफ सीआरपीसी फॉर द एक्विटल ऑफ अक्यूज, मतलब हमको बाइज्जत बरी करो, इसके लिए फिर आप जा सकते हैं ट्रायल तक। वैसे अगर आपने कुछ किया नहीं है तो ट्रायल तक जाने की नौबत नहीं आएगी, किया इसी के कारण ही आपकी एफआईआर जो है वो दर्ज हो रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है? फॉल्स एफआईआर को कैसे क्वैश किया जा सकता है? 482 ऑफ सीआरपीसी। ये 482 याद रखिएगा, 482 याद रखिएगा, ठीक है। 420 आपने सुना होगा, बस 482 62 उसमें और जोड़ दीजिए। गाइडलाइंस ये है कि मान लीजिए कि अक्यूज के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता तो एफआईआर क्वैश हो जाएगी। एलिगेशंस जो हैं कोई भी ये प्रूव नहीं करते हैं कि जो ऑफेंस उसने किया उसमें वो शामिल था तो एफआईआर क्वैश हो जाएगी। एविडेंस जो पुलिस ने कलेक्ट किया है और उससे और अक्यूज का कोई लेना देना नहीं है तो आपकी एफआईआर जो है वो क्वैश हो जाएगी। जो आरोप लगाए हैं वो अनबिलीवेबल, विश्वास करने लायक ही नहीं है या एब्सर्ड है, तो भी आपकी एफआईआर जो है वो क्वैश हो जाएगी। दुश्मनी के पर्पज से अगर एफआईआर करवाई गई है तब भी एफआईआर क्वैश हो जाएगी। दूसरा है कि आप 226 रिट पिटीशन भी दायर कर सकते हैं। 226 हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर होगी, तो अगर इनजस्टिस हुआ है आपके लिए तो आप मैंडमस या फिर प्रोहिबिशन रिट जो है वो दायर कर सकते हैं। इसमें भी आपकी एफआईआर जो है वो क्वैश हो जाती है। मैंडमस रिट आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर जो अगर कोई सही से काम नहीं कर रही है, मैंने कल भी आपको बताया था, तब आप दायर कर सकते हैं, तो आपको तो छोड़ा ही जाएगा, साथ ही साथ उस पुलिस वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और प्रोहिबिशन ये लोअर कोर्ट को जारी की जाती है, आपको पता ही है, ठीक है। फॉल्स एफआईआर अगर उसके ऊपर है तो उसकी प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दो, ठीक है। 182 ऑफ द आईपीसी भी कहता है फॉल्स एफआईआर के बारे में, लेकिन इसकी हम कल बात करेंगे। तो दोस्तों आपके बेसिकली देखिए, वैसे तो अगर आप बेगुनाह है तो आपको कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आएगी, पुलिस ही हैंडल कर लेगी, ठीक है। पुलिस आपकी एफआईआर रद्द कर देगी, तो इतना डरने की कोई बात नहीं है। ये चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, तो इसमें आई होप कोई दिक्कत कोई होगी नहीं। तो बस आप इतना समझिए, डरना नहीं है। पुलिस के पास जाइए, बताइए कि देखिए हम यहां पे नहीं थे, तो पुलिस को खुद भी पता है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई बैठ सकती है, तो पुलिस इसीलिए झूठी एफआईआर कभी दर्ज करती ही नहीं है। ओके, कल हम बात करने वाले हैं, और हाँ बेल भी आप ले सकते हैं, ये भी बता दिया। कल हम बात करने वाले हैं कि अगर झूठी एफआईआर हो जाए तो पनिशमेंट क्या मिलती है उस इंसान को जिसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। यह जान के आपको बड़ी खुशी होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।